तो चलो बच्चा लोग, वेलकम टू द बायोलॉजी क्लासेस, लाइव क्लासेस। हमारे लाइव क्लास में कल के क्लास में हम लोग पढ़े थे ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, जिसमें हम लोग एक्सक्रीटरी सिस्टम में जितने ऑर्गन है सबका नाम देखे, सबका काम देखे। किडनी का थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर और डिटेल फंक्शन भी समझने का कोशिश किए थे। किडनी के फंक्शनल यूनिट को हम लोग बोलते हैं नेफ्रॉन। तो आज हम लोग नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर एंड फंक्शन को समझेंगे। ठीक है, डन। ये देखिए, नेफ्रॉन का एक डायग्राम हम बना रहे थे, कंप्लीट नहीं हुआ है। नेफ्रॉन में क्या होता है तो नेफ्रॉन में एक कप शेप का स्ट्रक्चर होता है ना। बस इतना ही अगर देखा जाए ऐसा, एक कप शेप का स्ट्रक्चर लग रहा है ना, बिना हैंडल वाला कप। ठीक है, या अगर यहां तक देखें तो एक स्टैंड वाला कप। तो एक कप शेप का स्ट्रक्चर है। इस कप शेप के स्ट्रक्चर को नाम दिया गया क्या, लिख सकते हैं आप लोग चैट बॉक्स में, बोमेंस कैप्सूल इसका नाम दिया गया। ठीक है, ये जो कप शेप का स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या रखा गया, बोमेंस कैप्सूल। हाँ, कुल्हड़ टाइप, बिल्कुल सही। चलिए, इसके बाद इस बोमेन कैप्सूल के अंदर ब्लड कैपिलरीज होता है। तो ब्लड कैपिलरीज को हम ऐसे जिलेबी जैसा बना रहे हैं। ठीक है, क्लियर। तो इस जिलेबी जैसे ब्लड कैपिलरीज का नाम रखा गया क्या, ग्लोमेरुलस। ठीक है, ये जो जिलेबी जैसा हमने बनाए हैं, डेंस नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज, दैट इज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। इस ग्लोमेरुलस तक एक आर्ट्रियोल है जो ब्लड को लेकर के आता है। जो आर्ट्रियोल ब्लड को लेकर के आ रहा है उसका नाम अफरेंट आर्ट्रियोल। वेरी करेक्ट साइना, स्वेच्छा, तनिषा, है ना। इसको बोल देंगे अफरेंट आर्ट्रियोल। ठीक है, और एक आर्ट्रियोल है जो यहां से ब्लड को लेकर के आगे बढ़ जाता है, इसका नाम इफरेंट आर्ट्रियोल। सही है, ऊपर का पार्ट देख लिए। अब आते हैं नीचे में। नीचे में काफी इलोंगेटेड क्वाइल्ड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब ट्यूब जैसा, पाइप जैसा। ये पाइप भी 3 हिस्सों में बटा हुआ दिखेगा। ये लगेगा ना, जो बोमेंस कैप्सूल से लगा हुआ पाइप है थोड़ा सा वाइड ल्यूमेन वाला होता है, चौड़ा होता है। बीच में वो हिस्सा काफी पतला, एकदम दुबला पतला सा हो जाता है। ठीक है, और फिर लास्ट में आकर के वो हिस्सा फिर से चौड़ा हो जाता है। क्लियर। इस प्रकार से शुरू का पार्ट, मिडिल पार्ट और लास्ट का पार्ट, ये 3 हिस्सों में बटा हुआ है। शुरू वाले वाइड ल्यूमेन वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं पीसीटी। क्या नाम है इसका, पीसीटी। चलिए, कुछ बच्चियां करेक्ट नाम भी, पूरा नाम भी इसका लिखी हैं, है ना। थैंक्स उन सभी को। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल इसका पूरा नाम हुआ। ठीक है, पीसीटी भी लिखेंगे तो कोई गलती नहीं होगी आपकी, लेकिन पूरा नाम जानना चाहिए आप लोगों को, है ना। प्रॉक्सिमल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल। जिनको स्पेलिंग सुनने में एरर हो रहा हो वो चैट बॉक्स में जाकर के स्पेलिंग देख सकते हैं, सभी सही सही लिखे हुए हैं, है ना। चलिए, इसके बाद जो बीच में एकदम दुबला पतला वाला हिस्सा मिलता है ना, इस दुबले पतले हिस्से को क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले। ठीक है, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप भी लिखे कोई गलती नहीं। दोनों का मतलब एक है ना। लूप ऑफ हेनले का मतलब हेनलीज लूप ही हुआ, तो दोनों नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ पे हेनले साइंटिस्ट का नाम है, जैसे बॉमेन साइंटिस्ट का नाम है, वैसे ही हेनले साइंटिस्ट का नाम है। ठीक है, चलिए, इसके बाद लास्ट में फिर से जाकर के वो ठीक हो जाता है। फिर से वाइड लिमिन वाला पार्ट आ गया। इस वाइड लिमिन वाले पार्ट का नाम, वेरी करेक्ट, आप लोग सही पढ़ा करके आए हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, है ना। डीसीटी, डिस्टल, डिजिटल नहीं, डिस्टल, DISTL, डिस्टल कॉन्व्यूलेटेड ट्यूब्यूल, ये इसका नाम। हाँ, वेरी गुड सौम्या, ठीक है, थैंक यू। लास्ट में ये डीसीटी जाकर के मिलता है इस कटे हुए पेड़ में। अगर है ना, ये कटा हुआ पेड़, इसमें टहनी है जिसको हम लोग काट कूट दिए हैं। इस कटे हुए टहनी नुमा पेड़ का नाम है कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है, ये हो गया कलेक्टिंग डक्ट। अब इस कलेक्टिंग डक्ट में जो ऐसे छोटा छोटा ब्रांच निकाल के हम छोड़ दिए हैं,
व्हाट डज इट रिप्रेजेंट, कोई बताइए तो। क्या ये रिप्रेजेंट किया गया है, टहनिया ऐसे कटा हुआ है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा? एनीवन? अनदर नेफ्रॉन, वेरी करेक्ट सुप्रिया। हाँ ठीक है, जैसे ये नेफ्रॉन का पार्ट ऐसे डीसीटी पार्ट इसमें जुड़ा हुआ है ना, इसको यहां से ऐसे काट दो तो ये भी पार्ट कैसा देखने में लगेगा, ऐसे टाइप का लग रहा है ना देखने में। तो कोई दूसरा नेफ्रॉन भी से जुड़ा हुआ है, तो एक ही कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं, बस इसी चीज को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट किया गया है। क्लियर हुआ बात? ठीक है, तो एक ही कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए हैं, इसी बात को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए ऐसा हम लोग ब्रांच बना करके छोड़ दिए। क्लियर है यहाँ तक? तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन। फिर से एक बार नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझते हैं। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर में दो हिस्सा देखने को मिलता है, मूल रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, पहला हिस्सा ऊपर का ये बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, इन दोनों को मिला करके एक कॉमन नाम दिया गया है, पता है कि नहीं? इस दोनों को मिला के एक साथ क्या बोलते हैं? वाओ, वेरी गुड निधि, प्रिया, सही पढ़ करके आई हैं आप लोग, थैंक यू सो मच। इट इज कॉल्ड मालपिघियन टिब्यूल, मालपिघियन कॉर्पसल्स भी बोलते हैं इसको। ठीक है, मालपिघियन कॉर्पसल्स, डन। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेन कैप्सूल इज कॉल्ड मालपिघियन कॉर्पसल्स। तो मालपिघियन कॉर्पसल्स और कॉइल्ड टिब्यूल, इसी का बना हुआ है हमारा नेफ्रॉन, एकदम आसान से शब्दों में। अब मालपिघियन कॉर्पसल्स में क्या है, इसमें एक कप शेप का स्ट्रक्चर है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि द कप शेप स्ट्रक्चर इन नेफ्रॉन इज नोन एज बोमेन्स कैप्सूल। ठीक है, द डेंस कॉइल्ड नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज इज नोन एज ग्लोमेरुलस। ठीक है, ग्लोमेरुलस एंड बोमेन कैप्सूल ज्वाइंटली नोन एज मालपिघियन कॉर्पसल्स। तो 2-3 क्वेश्चन यहीं से हमारा बन जाता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, रहेगा ना याद? चलिए इसके बाद अफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट आर्ट्रियोल। अफरेंट आर्ट्रियोल जो इम्प्योर ब्लड को ला रहा है, और इफरेंट आर्ट्रियोल जो प्यूरिफाइड ब्लड को लेकर के जा रहा है। पहला पार्ट जिसका थिक ल्यूमेन है पीसीटी, लास्ट का पार्ट जिसका थिक ल्यूमेन है डीसीटी, और बीच का नैरो ल्यूमेन वाला पार्ट लूप ऑफ हेनली। डीसीटी कनेक्टेड होता है कलेक्टिंग डक्ट से, एक कलेक्टिंग डक्ट से बहुत सारे नेफ्रॉन जुड़े हुए रह सकते हैं, है ना? ये कलेक्टिंग डक्ट कहां जाता होगा? कल के किस्सा से अगर आपको याद हो तो बताइए तो कोई, ये कलेक्टिंग डक्ट आगे कहां जाता होगा, हम लोग नहीं दिखाया है। वेरी गुड पिक्चर, है ना? ये पेल्विस में जाता है। ठीक है, ये कलेक्टिंग डक्ट आगे कहां चला जाता है? पेल्विस में, जहां पे यूरिन ड्रॉप बाय ड्रॉप कलेक्ट होता चला जाता है। क्लियर है यहां तक स्ट्रक्चर? अब हम लोग समझ लेते हैं इसके फंक्शन को, कैसे ये काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये पूछा जाता है। ठीक है, क्लियर? पूरा एक साथ नहीं पूछा जाएगा, टुकड़ा टुकड़ा में पूछा जाता है कि इसका काम क्या है, इसका काम क्या है, या ये वाला इस काम कहाँ पे होता है। तो पूरा को हम लोग अफरेंट आर्ट्रियोल से स्टार्ट करेंगे कि कैसे कैसे काम हो रहा है। एकदम गौर से सुनिए इस किस्से को। ठीक है, चलिए हम लोग कल जहां पे छोड़े थे ना, थोड़ा सा फ्लैशबैक में चलते हैं कल की कहानी में। कल की कहानी में हम लोग देखे थे कि किडनी तक रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा था, याद है? किडनी तक रीनल आर्टरी इम्प्योर ब्लड को लेकर के आ रहा था ना। फिर ये बोले थे कि जब वो अंदर आता है तो वो आर्टरी ब्रांच होता चला जाता है, और हर एक ब्रांच से जुड़ा होता है किससे? नेफ्रॉन से। तो वही वाला ब्रांच ये है, ये जो अफरेंट आर्ट्रियोल है, ये किससे जुड़ा हुआ है एक्चुअली? इधर से, ये जुड़ा हुआ है इधर रीनल आर्टरी से। ठीक है, इसको हम क्या मान लिए? रीनल आर्टरी। इस रीनल आर्टरी से एक ब्रांच निकला है ऐसे, और ये अफरेंट आर्ट्रियोल बन करके आया। ठीक है, हो गया लिंक कल के क्लास और आज के क्लास का। इसको रीनल आर्टरी हम बनाते हैं जो किडनी के अंदर आ था। आइए रीनल आर्टरी, अब इसमें एक ब्रांचिंग हुई, क्योंकि एक ही नेफ्रॉन का स्टडी कर रहे हैं। इसमें एक ब्रांचिंग आई, तो इस एक ब्रांचिंग का नाम क्या रखा गया? अफरेंट आर्ट्रियोल। तो ये अफरेंट आर्ट्रियोल इम्प्योर ब्लड को लेकर के नेफ्रॉन के पास आया। क्लियर?
ये आगे आता है तो ये चला जाता है ग्लोमेरुलस में, जो कि डेंस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज है। ठीक है, अब समझने का चीज एक चीज, आर्टरी में तो ऐसे ही प्रेशर ज्यादा होता है ना, हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे कि आर्टरी में प्रेशर ज्यादा होता है। ठीक है, आर्ट्रियोल आर्टरी से भी पतला हो गया, तो पतला होगा तो प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा ना बेटा। तो आर्ट्रियोल में प्रेशर और बढ़ गया, यहां जब पहुंचा ये बन गया ग्लोमेरुलस, वही चीज वह और अधिक ब्रांच हो गया तो बन गया ग्लोमेरुलस। तो यहां पे और ज्यादा फाइन हो गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा? और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो ग्लोमेरुलस में प्रेशर बेहद ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। ठीक है, अब बेहद ज्यादा प्रेशर इंक्रीज कर जाने की वजह से, अब आगे जोड़ते हैं हम लोग, जब प्रेशर ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा वहां पे एक और चीज, कैपिलरीज जो होता है वो पोरस होता है ना, लिम्फ में हम लोग बात किए थे कि कैपिलरीज पोरस हो जाता है, तो यहां का कैपिलरीज भी तो पोरस होगा। ठीक है, पोरस है, ऊपर से प्रेशर भी ज्यादा है, तो क्या होगा? तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट है वो इस कैपिलरीज से निकल निकल करके बाहर आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो बाहर निकल के कहां भागेगा भाई? तो ये जो ल्यूमेन है बोमेन कैप्सूल का, इस ल्यूमेन में आ जाएगा। क्लियर है यहां तक? यहां पे एक और चीज आपको समझना है कि ऐसा नहीं कि जितना ब्लड आया सबका लिक्विड पार्ट बाहर निकल गया। अच्छा, ब्लड के लिक्विड पार्ट को क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। वेरी करेक्ट प्रिया। तो ब्लड का लिक्विड पार्ट प्लाज्मा, तो क्या सारा प्लाज्मा बाहर आ जाएगा? सम, कुछ बाहर आएंगे, सारा का सारा बाहर नहीं आएगा। नहीं तो सारा बाहर आएगा तो यहाँ पे क्या रह जाएगा? सुखल आरबीसी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट से बचल रह जाएगा, नहीं फिर तो मामला गड़बड़ा जाएगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा नहीं आता, थोड़ा सा अमाउंट बाहर आता है, और बाकी के जो बचा खुचा अमाउंट है वो डिफरेंट आर्टरियल से बाहर निकल जाता है। ठीक है, यानी कि इधर से ब्लड आते जा रहा है और ऐसे ऐसे ब्लड इधर से निकलते चला जा रहा है, कंटिन्यूअस प्रोसेस चल रहा है। उसी क्रम में थोड़ा सा ब्लड प्लाज्मा बाहर आ गया। अब बाहर आकर के किसके ल्यूमेन में चला गया? वो बोमेन कैप्सूल के ल्यूमेन में चला गया। ठीक है, लेकिन इस ल्यूमेन में अब उसको हम लोग प्लाज्मा नाम नहीं देंगे, है वो ब्लड प्लाज्मा ही, लेकिन प्लाज्मा नाम नहीं देंगे। क्या बोलेंगे यहां पे? नहीं आदर्शनी, लिम्फ भी नहीं बोलेंगे बेटा। ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर के वो चीज बाहर आ रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग रखेंगे ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ठीक है, क्या नाम रखे इसका? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। ऐसा नाम क्यों पड़ा समझ में आया? क्योंकि ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर के वो प्लाज्मा बाहर निकल गया था। ठीक है, वास्तव में एक्चुअल में वो प्लाज्मा ही है। ठीक है, एक्चुअल में है प्लाज्मा, लेकिन उसको बोलेंगे कौन सी? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट बोलेंगे। क्लियर? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट नाम क्यों पड़ा समझ में आया? क्योंकि ग्लोमेरुलस में फिल्टर होकर के ये बाहर आया है। डन। चलिए, तो क्या ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का कंपोजिशन भी तो वही रहेगा ना जो हमारे ब्लड प्लाज्मा का कंपोजिशन था? एग्रीड है इस बात से? ब्लड प्लाज्मा में जितना चीज पाया जा रहा था वो सारा चीज इस ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में भी आ जाएगा। एग्रीड? ठीक है, जैसे जितना न्यूट्रिएंट, वाटर, मेटाबॉलिक वेस्ट, हार्मोन, हर चीज इस फिल्ट्रेट में आ जाएगा। समझे बात? अब एक सोचने वाला चीज कि यार ये जो नेफ्रॉन चाहे किडनी, ठीक है, ये बनाया किस लिए गया था? मेटाबॉलिक वेस्ट को रिमूव करने के लिए ना, लेकिन हमारा वाटर वो चल गया है, न्यूट्रिएंट भी चला गया है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज था वो सब हमारे फिल्ट्रेट में चला गया है। तब एक गलती हुई है, एक गलती हुई है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के दौरान कि सारा का सारा मटेरियल फिल्ट्रेट में चला गया। तो अगला काम क्या करना चाहिए? उस गलती को सुधार लेंगे भाई। ठीक है, गलती हुई है तो उसको सुधारना है ना, यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट चला गया था उसको सेलेक्ट करके रीएब्जॉर्ब कर लेना है, चुन चुन करके उसको रीएब्जॉर्ब कर लेना है कि भाई तुम कहां
तुमको तो हमारे पास होना चाहिए, अभी न जाओ छोड़कर। ठीक है, क्लियर। तो इस ग्लोमेरुलर फिल्टर जब ये आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे पहुंचता है पीसीटी में, तो इस पीसीटी में क्या होता है? पीसीटी में होता है सिलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। याद रहेगा क्या हुआ पीसीटी में? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। खाली रीएब्जॉर्प्शन नहीं लिखेंगे बेटा, इसको सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन लिखेंगे, ये ज्यादा करेक्ट वर्ड है। क्यों? क्योंकि ऐसे ही रीएब्जॉर्ब नहीं कर लेता, वो पहले क्या करता है? वो सिलेक्ट करता है कि कौन हमारे काम का है। ठीक है, उसी को एकदम से हाथ गोड़ जोड़ के मिन्नत करके एनर्जी खर्च करके, हाँ, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन जो होता है ना, ये एटीपी डिपेंडेंट होता है, एटीपी खर्च करके। क्लियर? क्योंकि ये अगेंस्ट द ग्रेविटी भी इसको रीअब्जॉर्ब करना पड़ सकता है। समझे बात यहां तक? तो सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन किस पार्ट में हुआ? पीसीटी में। सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन में होता क्या है? तो रीअब्जॉर्प्शन या सिलेक्टेड रीअब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स, हर एक न्यूट्रिएंट का, चाहे वो अमाइनो एसिड हो, ग्लूकोज हो, ग्लिसरॉल हो, विटामिन्स हो, मिनरल्स हो, ठीक है, साल्ट्स हो, जो भी यूजफुल मटेरियल है, उन सभी को इसी हिस्से में, यानी कि यहां से जैसे ही नीचे आना शुरू हुआ, यहां से यहां तक आते आते इतना लंबा टीम में और भी क्वाइल्ड होता है, हम लोग छोटे को बनाए हैं, ठीक है, और भी क्वाइल्ड होता है, इतना अधिक क्वाइलिंग होता है कि वो सारा का सारा रीअब्जॉर्ब हो जाए। सब एक जगह थोड़े हो जाएगा, कुछ यहां से निकल रहा है, कुछ यहां से निकल रहा है, कुछ यहां से हो रहा है, कुछ यहां से हो रहा है, इस प्रकार से। क्लियर है हिस्सा? पीसीटी क्लियर? ये सुनो, कुछ करो तो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, चलिए, जब सारा न्यूट्रिएंट या यूजफुल मटेरियल यहां रीअब्जॉर्ब हो गया, वाटर को छोड़ के, वाटर का रीअब्जॉर्प्शन यहां पे नहीं होता, पूछा जाता है क्वेश्चन में। वाटर का रीअब्जॉर्प्शन करने के लिए अलग सा एक पार्ट है, लूप ऑफ हेनले या हेनलेज लूप। तो हेनलेज लूप में एक काम होता है, कौन सा? रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि वाटर भी हमारा यूजफुल चीज है, लेकिन उसका रीअब्जॉर्प्शन पीसीटी में नहीं होता, क्योंकि वाटर को रीअब्जॉर्ब करने के लिए लूप ऑफ हेनली है, एक स्ट्रक्चर है। क्लियर? कितना वाटर का रीअब्जॉर्ब करना है ना, कम वाटर को रीअब्जॉर्ब करें कि ज्यादा वाटर को रीअब्जॉर्ब कर ले, इसी के ऊपर यूरिन का अमाउंट डिपेंड करता है। ठीक है, जितना ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट आया है, इसमें से मैक्सिमम वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है और थोड़ा बहुत यूरिन का फॉर्मेशन होता है। अब सवाल यह है कि कितना वाटर रीअब्जॉर्ब होगा, यह डिसाइड कौन करता है? ठीक है, या किस बेसिस पे यह डिसाइड किया जाता है? तो यह डिसाइड किया जाता है अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन आवर बॉडी, इसके ऊपर कि हमारे बॉडी में कितना वाटर है। ठीक है, अगर हमारे बॉडी में पानी ज्यादा है, पानी ज्यादा है मतलब क्या? करने से आएगा पानी भाई? अपने अपने आ जाएगा? अपने अपने पानी नहीं आएगा, वो पानी आएगा ऐसे, कैसे? ऐसे, पीने से। ठीक है, तो हम लोग जितना पानी पिएंगे उतना वाटर का अमाउंट रहेगा हमारे बॉडी के अंदर। तो अगर हम लोग ज्यादा पानी पी लिए, ठीक है, घोटे घोट पिए जा रहे हैं, पिए जा रहे हैं, तो कब ज्यादा हो जाएगा ना, ये डिसाइड करता है हमारा किडनी कि भाई हाँ, फूड के डाइजेशन से भी वाटर आता है। क्लियर? कितना पानी हमारे बॉडी में रहना चाहिए, अगर उस अमाउंट से ज्यादा पानी हो गया तब उसको रीअब्जॉर्ब करने की जरूरत है क्या? तब उसको रीअब्जॉर्ब करने का विशेष जरूरत नहीं है। तो अगर हमारे बॉडी में अमाउंट ऑफ वाटर ज्यादा हो तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगा कि ज्यादा? अमाउंट ऑफ वाटर अगर ज्यादा है तो रीअब्जॉर्प्शन कम होगा, लेस होगा। अगर वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होता है तो यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होगा। क्लियर? अब इसी को उल्टा करते हैं, इसी चीज को उल्टा समझते हैं। अगर हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट कम है, यानी कि पानी ज्यादा नहीं पी रहे हैं, ठीक है, फास्टिंग वास्टिंग में या किसी कारण से कहीं सफर में है, ज्यादा पानी नहीं पी रहे हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, तो अगर वाटर कम ले रहे हैं, कम पानी पी रहे हैं, तो यहां पे लूप ऑफ हेनलिम में वाटर का रीअब्जॉर्प्शन
कम होगा कि ज्यादा? ज्यादा से ज्यादा पानी का रीअब्जॉर्प्शन किया जाएगा, जिसकी वजह से यूरिन का फॉर्मेशन लेस अमाउंट में होगा। क्लियर हो गया मामला? ठीक है। इस प्रकार से हमारे बॉडी में कितना पानी रहना चाहिए उसी हिसाब से रीअब्जॉर्ब किया जाता है ना। यानी कि यहां पे वाटर के अमाउंट को रेगुलेट किया जा रहा है कि नहीं, कि भाई शरीर में इतने पानी रहना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं बेटा? एक नाम है इसका, ऑस्मो रेगुलेशन। वेरी करेक्ट प्रिया। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। ठीक है, ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का डेफिनेशन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय ऑस्मो रेगुलेशन? टू रेगुलेट और टू डिसाइड द अमाउंट ऑफ वाटर इन आवर बॉडी। ठीक है, हमारे बॉडी में वाटर के अमाउंट को रेगुलेट करना, डिसाइड करना, कंट्रोल करना ऑस्मो रेगुलेशन कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल ये पूछा जा सकता है कि कौन सा ऑर्गन है हमारे बॉडी का? ऑर्गन, लिसन द क्वेश्चन। कौन सा ऑर्गन है जो ऑस्मो रेगुलेशन करता है? किडनी। वेरी करेक्ट। चलिए सवाल चेंज। नेफ्रॉन का कौन सा स्ट्रक्चर है जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है? लूप ऑफ हेनले। वेरी करेक्ट। तो इस प्रकार का सवाल अगर रहे ऑस्मो रेगुलेशन से तो एकदम एक पल के लिए सोचना है, ठीक है, कि यहां पे ऑर्गन पूछा जा रहा है कि पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पूछा जा रहा है। समझे मुना? ठीक है, एकदम ध्यान रखना है। दोनों प्रकार का सवाल देखिए आपको कंफ्यूज किया जा सकता है। ऑप्शन में दोनों रहेगा, तो वहां पे ऑर्गन पूछा जा रहा है कि पार्ट पूछा जा रहा है, उसके हिसाब से आपका आंसर आएगा। दोनों आंसर बस सही है। अगर पार्ट पूछा गया है तो लूप ऑफ हेनले, और अगर ऑर्गन पूछा गया है तो किडनी। डन है ना? चलिए, ऑस्मो रेगुलेशन के लिए एक हार्मोन भी है। पता है कौन सा हार्मोन जो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है? एनीवन? चलिए, कोई आंसर नहीं है अभी तक। उस हार्मोन का नाम है ADH। लिख लीजिए, ADH एक हार्मोन है जो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। ADH का मतलब क्या हुआ? नाम सुने हैं इसका? इसका नाम है एंटी। इसका फुल फॉर्म यहां लिख रहे हैं बेटा, ठीक है, फटाक से इसको लिख लेने का। इसका फुल फॉर्म है एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। ठीक है, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। और ये हार्मोन का सेक्रेशन डिपेंड करता है वाटर के कंसंट्रेशन, वाटर के अमाउंट के ऊपर। ठीक है, एडीएच का सेक्रेशन ज्यादा होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन ज्यादा होगा, एडीएच का सेक्रेशन कम होगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन भी कम होता है। तो एक हार्मोन का नाम हम याद रखेंगे जो ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है, वो है एडीएच। ऐसे इसके बारे में हम लोग फिर से पढ़ेंगे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में। ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में इसको फिर से पढ़ना है। अचानक से मेरे दिमाग में आ गया तो इसे चलो अब ये बता देते हैं बच्चों को। क्लियर? एडीएच एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन जो ऑस्मो रेगुलेशन में मदद करता है। कैसे? एक लाइन में समझते हैं। ठीक है, जैसे ही हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट कितना है ये चेक करता है हमारा हाइपोथैलेमस। ठीक है, फिर लगा कि वाटर का अमाउंट ज्यादा है तो वो एडीएच का सेक्रेशन कम करवा देता है कि कम में एडीएच जाओ। एडीएच अगर कम जाएगा तो वाटर का रीअब्जॉर्प्शन कम होगा और यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होने लगेगा। अगर हमारे बॉडी में वाटर का अमाउंट कम है तो एडीएच का सेक्रेशन ज्यादा होगा। एडीएच ज्यादा आएगा तो रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ज्यादा होगा तो यूरिन का फॉर्मेशन कम होगा। ठीक है, वो जो 3 लिंक बनाया था ना, उसी में पहला लिंक का शुरुआत एडीएच से होता है। डन? समझ में आई बात? यस नो कुछ तो बोलो। चलिए, गुड। तब यहां तक आ गए हम लोग। यहां तक वाटर का रीअब्जॉर्प्शन डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ वाटर हो चुका है। अब आगे क्या होगा? ये जो डीसीटी वाला पार्ट है ना, इस पार्ट में होता है क्या? इस पार्ट में होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन। ठीक है, इस पार्ट में ट्यूबुलर सेक्रेशन का काम होता है। ट्यूबुलर सेक्रेशन क्या होता है? तो ट्यूबुलर सेक्रेशन में
कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स या ऐसे सॉल्यूट्स, ऐसे मटेरियल को एक्टिवली सेक्रेट आउट कर दिया जाता है जो फिल्ट्रेट में नहीं आ सके थे। ठीक है, चुन चुन के कुछ को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाता है कि भाई तुम्हारा जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहां से। ठीक है, किसका होता है ट्यूबुलर सेक्रेशन डिस्टिटी में? तो इसमें है नाम एक क्रिएटिनिन का। ठीक है, क्रिएटिनिन का होता है, पोटेशियम आयन का होता है, H+ आयन का होता है। ठीक है, डन। यहां पे हम लोग फोकस करेंगे H+ आयन की ओर, क्योंकि इससे हमको एक और चीज समझना है, किडनी का एक और फंक्शन। H+ आयन केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, H+ आयन के कंसंट्रेशन के ऊपर पीएच डिपेंड करता है। पढ़े ना केमिस्ट्री में? H+ ज्यादा हो तो पीएच कम होगा कि ज्यादा? H+ ज्यादा हो तो पीएच कम होगा, और वो मटेरियल, वो सब्सटेंस हो जाएगा एसिडिक नेचर का। और H+ अगर कम हो तो वो बेसिक हो जाता है। केमिस्ट्री यही सिखाया हम लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि हमारे बॉडी का पीएच कैसे बैलेंस होता है एक आध एग्जांपल से। सपोज कि हम लोग अपने फूड में, अपने डाइट में कई बार खट्टा वट्टा खाते रहते हैं। साउथ वाले तो और ज्यादा खट्टा खाते हैं, है ना? और लड़कियां भी खट्टा प्रेमी होती हैं। कहीं फुचका उचका दिख जाए तो अपने आप को वो रोक नहीं पाती, है ना? कुछ लड़के भी होते हैं उस नेचर के जो खट्टा प्रेमी होते हैं। अगर खट्टा खा रहे हैं, सावर इन टेस्ट, तो दैट कंटेन्स एसिड। कल हम लोग थोड़ा सा चर्चा किए थे इसको लेकर के। अगर एसिड कंटेन करता है वो, हाँ, फुचका का पानी, ठीक है, अगर वो ज्यादा अमाउंट में ले लिए तो हमारे बॉडी में H+ का कंसंट्रेशन क्या हो रहा है? धीरे धीरे बढ़ते चला जाएगा ना। हमारे बॉडी या हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है बेटा, याद है? हमारे ब्लड का पीएच कितना होता है? 7.4 के राउंड, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे। ठीक है, 7.4 के राउंड होता है हमारे ब्लड का पीएच। अब देखिए, अगर एसिड ज्यादा ले ले, वो H+ आयन ज्यादा ले ले, तो पीएच क्या हो जाएगा? 7 से कम हो सकता है, और हमारा ब्लड एसिडिक हो सकता है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं, वो उसका पीएच हमेशा बैलेंस रहता है। कैसे भाई? तो उसमें से थोड़ा सा रोल इसका भी है। इसका रोल क्या है? तो ये H+ आयन को, जो हमारे ब्लड में H+ आयन आ रहा था, उसको जबरदस्ती पकड़ पकड़ के क्या करता है? ये बाहर निकाल देता है कि भाई H+ आयन तुम बहुत ज्यादा हो रहे हो, इतना ज्यादा हो जाओगे तो हमारा ब्लड एसिडिक हो जाएगा, तो भयवा मत रहो यहां पर और तुम निकल जाओ। और नहीं निकलेगा तो उसको लतिया के बाहर कर देगा, भले जितना एनर्जी खर्च हो जाए। यानी कि ट्यूबुलर सेक्रेशन एटीपी डिपेंडेंट होगा। ठीक है, समझे? ट्यूबुलर सेक्रेशन भी एटीपी डिपेंडेंट होता है, क्योंकि उसको जबरदस्ती पकड़ करके बाहर निकाला जा रहा है, और जबरदस्ती पकड़ के बाहर निकालेंगे तो ताकत तो लगेगा भाई। क्लियर है यहां तक? तो इस प्रकार से देख रहे हैं कि ये डीसीटी वाला पार्ट या नेफ्रॉन जो है वो हमारे बॉडी के पीएच को भी मेंटेन करने में हेल्प कर रहा था। डन यहां तक? चलिए अब इस प्रकार से जो फिल्ट्रेट था, आगे बढ़ते बढ़ते फिर से देखते हैं। फिल्ट्रेट में अब वाटर है, यूरिया है, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट है, H+ है, K+ है, क्रिएटिनिन है, लैंथन, जो कुछ भी है, कोई भी यूजफुल मटेरियल उसके अंदर नहीं है। ठीक है, तब यहां से भी इसको बोलना शुरू कर देंगे क्या हम लोग? यूरिन। क्लियर? यूरिन। क्यों यूरिन बोलते हैं? कल बताए थे हम लोग। यूरिन नाम क्यों रखा है इसका? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ यूरिया। ठीक है, इसमें यूरिया प्रेजेंट होने की वजह से हम लोग यूरिन बोल दिए। अब ये यूरिन कलेक्टिंग डक्ट में जमा होता चला जाएगा, इस नेफ्रॉन से भी, इस नेफ्रॉन से भी, इस नेफ्रॉन से भी आएगा यूरिन, और ये पहुंचा दिया जाएगा पेल्विस तक। ठीक है, पेल्विस से जुड़ा हुआ होता है यूरेटर, और यूरेटर उस यूरिन को पहुंचा देगा यूरिनरी ब्लैडर तक, जहां वो स्टोर रहेगा, जिसको टाइम टू टाइम यूरेथ्रा के थ्रू डिस्चार्ज करते रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये हो गया फंक्शन एंड स्ट्रक्चर ऑफ आवर नेफ्रॉन। ठीक है, क्लियर है मामला?